हुए 2-3 लोग टहल रहे थे, उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता है और आकर उस पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो? ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर होता है कि कैसी बातें कर रहे हो? अपना काम करो, यहाँ से जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा है, उस वर्दी वाले से ये बात कही, वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को कि आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे? इतना कहना था कि उधर से तड़ातड़ गोलियां चलने लगती हैं और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं ही क्या जी कर क करूँगी। जैसे ही ये बात कही जाती है, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज़रा-सी भी दया नहीं आती है। वो ना ही घबराता है, ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया है। जैसे ही ये बात कही जाती है, उसके बाद उस महिला का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं। जैसे ही सुन रहे थे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था, वो मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे, तब गोलियाँ चल रही थीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का एक गाँव लगता है, पहलगाँव। दरअसल ये पहलगाँव की सच्ची घटना है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह से घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है, 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहाँ से अलग अलग इलाकों की तरफ वो परिवार के 9 के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमर्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और वो इधर उधर घूमते थे, आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगांव की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहाँ जा रहे थे, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद अब ये शुभम अपनी पत्नी के साथ, साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगाँव के जब पहुँचते हैं वहाँ पर एक बैसरन घाटी है। बैसरन घाटी पे लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे-जैसे वो दाम माँगते हैं उसी हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे भी बात सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट होने के बाद उस पे लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये पहुंचते रहते हैं। उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोलभाव करते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई ही कुछ ऐसी है। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आप जाना है तो आप चले जाओ। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ, साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी, ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब ये जो उस ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना घूम के आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है वो मुस्कुराने लगता है, कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब ये पहलगाँव बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पे या तो मक्का की रोटी या साग मिलता है या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे शुभम द्विवेदी के हाथ में ये मैगी
आती है मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा था, इतने ही 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ये बातें उनकी सुन रहे थे, पास में आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो? ये बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब लगता है, वो हैरान हो जाता है, सोच कर परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, बात आगे जैसे बढ़ती है, इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है? वो एकदम तैस में आके नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है? बस तरतराहट करके गोलियां चलने लगती हैं। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती हैं। उनको एक संदेश दिया जाता है और जो संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। इस तरह की घटना फिर जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, ये 5 ग्रुप होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें पति, पत्नी, उनकी बेटी और चाचा, एक और सदस्य होते हैं। पाँचों के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियाँ चल रही थी, इन्होंने भागकर पास में ही एक टेंट होता है, टेंट में जाते हैं, प्रवेश कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ अपना आराम से सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वो आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि एक जो बुज़ुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आसावरी जगदाले, उसने ये मीडिया को बताई थी, तब ये बात लोगों में पहुंचती है। दरअसल संतोष जगदाले से कहा जाता है, चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा। चौधरी करके उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी, 54 साल का आदमी, जैसे बाहर आता है उसे कहा जाता है कि कोई कुछ याद है? तो वो कहते क्या याद है साहब? तो वो, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करें। जैसे ही वो समझ नहीं पाते हैं, उसे दोबारा से कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो इस्लामिक तो सुना दो। और वो सुना नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे उनका गोली लगने के बाद वो घूमते हैं, और तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है। ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं, जिनका नाम कोस्तुभ होता है, कोस्तुभ गनबोटे, वो ये बात सुनने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि ये इसी का तो भाई है, इससे क्या नाम, क्या पता, क्या इसके बारे में पूछें। उनको भी 4-5 गोली तड़ातड़ मारी जाती हैं। गोली लगते ही वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 है, वहाँ का एक गांव लगता है भूसली। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है, और हिमांशी से शादी होने के बाद ये मसूरी में इनकी बारात रात का प्रोग्राम था। दरअसल इनकी जो नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है केरल के कोच्चि में। शादी के लिए आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखी थी, और 16 अप्रैल को जैसे बारात रात की प्रोग्राम होता है, उसके बाद फिर ये प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम के आते हैं, स्विट्जरलैंड घूमें। इसके लिए उन्होंने यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया, सीधा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुँच जाते हैं। और जब ये श्रीनगर पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख था वो मिनी स्विट्जरलैंड का रुख था, इसलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पहलगांव का। पहलगांव यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव की बैसन घाटी दिखाई देती है। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, गोलियाँ चल रही थी। इनसे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी पूछा जाता है कौन हो, क्या हो, इनकी पहचान की तस्दीक की जाती है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं ये वही है, और उनको भी तड़ातड़ गोलियां मारी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उनकी पत्नी ने, और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जी के क्या करूँगी। तब भी उन्होंने यही संदेश दिया था कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। या जो ऑफिसर होता है, नेवी का ऑफिसर, या असल में ये कुछ कर पाते, क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे, इसलिए कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हैं। बस उनको अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि वो पुलिस ये पता होता कि उस ऑफिसर को, तो हो सकता है कि उनसे मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जैसे घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि इस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल रही थी, खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहलगांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह।
दरअसल ये रोज़ अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पर ये सैलानी आकर रुकते हैं, उनके वाहन आकर रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसे ही नौकरी करता है किसी के लिए जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका काम है कि सैलानी के पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि साहब, आपको मैं ऊपर घाटी दिखा के लेके आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह के बहुत सारे लुभावनी बातें करके वो मज़दूर आदमी रोज़ घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है, क्योंकि पूरे दिन में एक ही पर्यटक को घुमा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर 2-3 घंटे का वहाँ समय लग जाता है, 2-3 घंटे जाने में और 2-1 घंटे आने में। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के जो समय उसने अपने एक सैलानी को पकड़ता है, उनके पास साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट जो होता है उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे पैसे मिलते हैं, उनसे इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है उस टूरिस्ट से। और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके कुछ फ़ोटो वोटो खींच लूँगा। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर उसे इनाम दे सके। जैसे इनाम की एवज़ में ये आदिल जो होता है, आदिल हुसैन शाह, ये भी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थी, उस गोली में ये भी उसकी जद में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की, उसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जो मज़दूर है ये अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग ये रो रो के कह रहे हैं कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा। ऐसे ही ये कहानी है बिहार प्रदेश के जिला रोहतास के अहुरी के रहने वाले एक व्यक्ति, जो कि मनोज, जिनका नाम है मनीष रंजन, उम्र उनकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिनका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल की, एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरह से पत्नी के साथ ये आईबी ऑफिसर, जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफ़ें सुन रहे हैं, रोज़ मैं सर्च करता हूँ, लोगों की स्टेटस फ़ोटो वगैरह जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। इनके परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिमी बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिमी बंगाल में रह के पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं बिहार के ज़िला रोहतास के होते हैं। और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ। वहां जाकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गोलियां चल रही थी, गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछ कर, इनका नाम पता वगैरह पूछ के कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या ये सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। जानकारी दे नहीं पाए जो आतंकवादी पूछ रहे थे, और इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई, और बेटा भी ये सब अपनी आंखों से देखते रह गए। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस कांड से दूर रखा, और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा के पर्यटक बताए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पता पूछते थे, उनकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे, और वो स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से जो निशाना बना रहे थे, और ये खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर हर जगह चल रही थी, हर जगह लोग देख रहे हैं। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये न्यूज़ फैलती है, तब लोगों को ये याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का पर्यटन ठीक होता है, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरह से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो सब बड़ी संख्या में लगभग 27 से 28 के आसपास ये मार दिए गए हैं, इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिसमें नेपाल और यूए के एक-एक हैं और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिला के लगभग 28 संख्या बताई जाती है, वो घट भी बढ़ सकती है। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फ़िदायिन हमला हुआ था। उस फ़िदायिन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये बड़ा हमला है, बड़ा हमला बताया जाता है और जिस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी जैश-ए-मोहम्मद ने, और इस जो अब हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्कर-ए-तैयबा के टीआरएफ ने ज़िम्मेदारी ली है। अब इनकी स्केच भी जारी किए गए हैं, जो 3 आतंकवादी, इसका एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह, एक का अबू तलहा, और हमले के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने ये वादा किया है, ये भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा, और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है, खासकर कश्मीर के बाशिंदों को ये बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन अपने यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर में हो सकता है कि कुछ उनके पास दिक्कतें, परेशानियाँ खाने-पीने की, रहन-सहन की बढ़नी शुरू हो जाएँ। इसलिए ऐसे आतंकवादियों का तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए, और अगर किसी ने इनके बारे में देखा है, जाना है, पहचाना है, तो सरकार के पास जाकर उनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। जाते-जाते